हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि न्यायिक सक्रियता आप लोगों का कंप्लीट करवाया जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यायिक सक्रियता की जो आलोचना है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, चाहे वो ग्रेजुएशन के बच्चे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। सो गाइस, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर कॉलेज के हैं या फिर आप ओपन से हैं, तो आप सभी के लिए आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चले गए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या फिर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी वहाँ पर सीधा जा सकते हैं, या वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए वो व्यवस्था कर दी जाएगी। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम ये बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की क्या आलोचना है, क्या आलोचना नहीं है। इससे पहले हमने न्यायिक समीक्षा क्या है, भारत में कब कब न्यायिक समीक्षा की गई है, इसकी वीडियो बना दी गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता अलग अलग चीज़ है, तो दोनों के ऊपर सेपरेट अलग अलग वीडियो बनी हुई है। न्यायिक सक्रियता के कब कब स्टेप्स लिए गए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा, ऐसे ही न्यायिक समीक्षा के द्वारा क्या क्या कदम उठाया जा सकता है या न्यायालय क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है। आज की इस नई वीडियो में हम न्यायिक सक्रियता की आलोचना के बारे में बात करेंगे। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई न्यायिक सक्रियता है क्या। इसके बाद ही आप लोग अच्छी तरीके से इसकी आलोचना यानी इसकी क्रिटिसाइज कर पाएंगे। देखो गाइस, मैंने आप लोगों को जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि भाई न्यायिक सक्रियता का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब न्यायालय अपने स्वस्थ यानी अपने जो सुस्त काम है उसको छोड़कर तेजी से कार्य करना शुरू कर देती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब न्यायालय एक स्वयंसेवी संगठन की तरह तेजी से काम करने लेती है और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती है और उनके फैसले करने की शुरुआत कर देती है, तो ऐसे ही मामलों को, ऐसे ही केसेस को हम न्यायिक सक्रियता की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसा कभी हुआ है? तो जी हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दी है जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें हम आलोचना करते हैं। अब आप आलोचना अच्छी तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर अगर न्यायिक सक्रियता क्लियर नहीं था तो क्लियर हो गया क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आलोचना करनी है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम एक एक पॉइंट को इसमें डीप से एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली मैंने नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका, देखो हमारे शासन के 3 अंग हैं। पहला न्यायपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा कार्यपालिका। अब यहाँ पर न्यायपालिका को मैंने पहले श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि ये न्यायपालिका जो है संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। अगर सरकार, यदि विधानमंडल या फिर साथ ही साथ में कार्यपालिका कोई भी संविधान से गैर संबंधित या संविधान से बढ़कर कोई काम करना शुरू कर देती है तो न्यायपालिका ही है जो उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। और ये इसका प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में दिया गया है। पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको समझना है, आपको हेडिंग ये बनानी है कि न्यायालय विधानमंडल और प्रशासन का काम नहीं कर सकती। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को आलोचना करनी है तो हम इसकी बुराई करेंगे कि जो न्यायालय है उसका काम है न्याय करना, और जो विधानमंडल है और जो कार्यपालिका यानी प्रशासनिक काम जो करती है उसका काम अलग है, न्यायालय का काम अलग है। तो न्यायालय भाई अगर यही काम करने लग जाएगी, वो भाई कानून बनाएगी या फिर सरकार को ये बताएगी, तो वो लोगों को न्याय कैसे देगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका बटी हुई है, यानी शक्ति का विभाजन है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाई न्यायपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी और साथ ही साथ विधायिका क्या करेगी। ये तीनों ही राजनीतिक व्यवस्था के प्रधान अंग हैं और ये स्तंभों के रूप में भी जाने जाते हैं आप लोगों को, यानी खंभों के रूप में भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना है। न्यायपालिका का काम है कि भाई कानून की व्याख्या करना और किसी भी मामले में अगर कानून है, अगर उससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। विधानमंडल जो है उसका काम जो है वो अलग है। विधानमंडल का काम जो है वो न्यायालय नहीं कर सकती, यानी विधानमंडल का काम हमने संविधान में संशोधन करना, नए कानूनों का निर्माण करना, ऐसे काम दिए।
और अगर जब न्यायालय ऐसे काम करने लगती है, जब न्यायालय ही इन सबको ऑर्डर देने लगती है, क्योंकि न्यायालय के पास में प्रॉपर ना तो आंकड़े होते हैं, ना ही उसके पास इतनी सुविधाएं होती है, और ना ही इनके पास में इतनी सूचनाएं होती है, जिसके कारण जो है जो ये न्यायालय है वो इनके कार्य नहीं कर सकती। विधायिका किसी व्यक्ति की विशेष यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानून नहीं बनाता। ध्यान रखना है, अगर विधायिका कानून कोई बनाता है तो पूरे देश के लिए बनाता है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए कानून बना जाएगा। और ये परिस्थिति के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं, जबकि न्यायपालिका कई बार क्या होती है, बिना परिस्थिति देखे ही कई फैसले सुना देती है PIL के जरिए। वो पूरे देश में क्या उसका असर होने वाला है इस बात की बिना चिंता करे न्यायालय कई बार ऐसी फैसले, ऐसे निर्णय सुना देती है जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए हो जाते हैं। अब आप बोलोगे न्यायालय के निर्णय हमारे लिए सर नुकसानदायक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है एक और चीज़ कि इसी प्रकार कार्यपालिका का काम प्रशासनिक काम है और वो न्यायपालिका नहीं कर सकती, उनके पास साधन नहीं है, वे अपने आदेशों, नीतियों और आज्ञाओं को मनवा सके, इस चीज़ की उनके पास में शक्ति नहीं है। नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित मामले जैसे स्वच्छता, शिक्षा, आवास, खाद्य पदार्थ, शुद्धता, इन सब पर न्यायपालिका डायरेक्टली आजकल कंट्रोल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा की बात करूं मैं तो 2008 में एक केस आया था कि भाई OBC की अगर सीट नहीं भर पा रही तो उसे सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन दे दो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि भाई अगर कोई भी दिल्ली में रहने वाली ऐसी अनअधिकृत बस्ती है जो गंदगी फैलाती है, रिहायशी इलाकों के आसपास बसी हुई कोई उद्योग है, तो उसको हटाने का फैसला सुना देती है न्यायालय। तो ये सब काम जो है वो ये प्रशासनिक हमारे प्रशासन का है, ना कि न्यायालय का काम है। इस हिसाब से ये इनकी आलोचना की जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नगरों में कचरा कैसे आया, कहाँ फेंका जाएगा, इस बात का ताल्लुक अदालत से थोड़ी है। अदालत का यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायालय का तो काम है भाई जनता को न्याय देना, ना कि ये। और कई बार हमने देखा है कि भाई उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके कई बार न्यायिक सक्रियता के जो उनके पास फैसले आते हैं, वो जो अपनी राय देते हैं, उसमें भी क्या है कि कई बार उनकी जो खंडीय पीठ होती है, यानी एक साथ कई जज, जैसे 7 जज हैं, 7 जज हैं, वो एक साथ फैसले दे रहे हैं, तो 7 में से 3 जज ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग बात का समर्थन कर रहे हैं, 4 जज जो है वो अलग बात का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाई जो ये न्यायालय है कई बार अपने मनमाने ढंग से कानूनों को बनवाने की कोशिश करती है। और संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग शक्ति दी गई है। किसी में भी सीमा को लांघने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं दिया गया। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो भी ऐसा काम करेगा वो असंवैधानिक माना जाएगा, और इससे क्या होगा, संविधान का जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगा, संविधान का संतुलन जो है बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लोगों के सामने शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यायपालिका अपरिवर्तनीय फैसले देकर अपनी प्रतिष्ठा कम कर रही है। यहाँ पर सिंपली मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि न्यायपालिका कई ऐसे फैसले दे रही है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, और इससे न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है वो कम हो रही है। जैसे उच्चतम न्यायालय जब कोई फैसला देती है तो साधारणों के बीच में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और हर कोई, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, उच्चतम न्यायालय की बात भी स्वीकार करता है। पर न्यायपालिका अपने फैसले से कार्यपालिका पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाले तो कार्यपालिका के लिए न्यायिक फैसले लागू कराने की क्षमता नहीं होगी। इससे न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है वो घटेगी। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आप सबने अभी नहीं पढ़ा है तो जब मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आप देखेंगे जब न्यायालय अगर ज़्यादा ही विधायिका के विरुद्ध में काम करने लगती है तो विधायिका के पास ये शक्ति है तो वो महाभियोग लगाकर उन्हें हटा भी सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया कि भाई गैर मान्यता प्राप्त जो क्षेत्र में हज़ारों जो लघु उद्योग हैं जो चल रहे हैं उनको हटा दिया जाए। इस फैसले को लेकर अब भाई बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई है, जैसे कि भाई अगर इन उद्योगों को यहाँ से हटाया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, तो भाई इसके लिए पहली बात तो हज़ारों एकड़ भूमि चाहिए। पहली बात तो वो भूमि एक जगह आवंटित कैसे की जाएगी। दूसरी बात, अगर कल को इसका स्थानांतरित करता है, भूमि भी मिल जाती है, तो भाई दिल्ली सरकार को जो पहले राजस्व मिल रहा था
अब वो राजस्व कैसे मिलेगा, यानी जो टैक्स दिल्ली से सरकार को मिल रहा था अब ये दिल्ली से तो बाहर चली जाएगी। अभी उद्योग मान के चलो हरियाणा में जाएगी, तो हरियाणा की सरकार की तो मौज कर दी भाई न्यायालय ने, क्योंकि वहाँ टैक्स मिलेगा, और दिल्ली सरकार की लूट कर दी क्योंकि इनको टैक्स नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ी बात, दिल्ली शहर में रहने वाले जो लाखों श्रमिक थे जो उन छोटे मोटे उद्योगों में काम करते थे, अब भाई वो कैसे हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो न्यायालय कई बार ऐसे फैसले को देते समय उनके बारे में नहीं सोचती, और इसी वजह से क्या होता है कि भाई न्यायालय के बीच में और विधायिका के बीच में संघर्ष भी देखने को मिलता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सफाई अभियान चलते रहें, यह बहुत ज़रूरी भी है। और यदि न्यायालय ये आदेश दे कि दिल्ली या हैदराबाद शहरों को मच्छर रहित बना दिया जाए, तो ये आदेश का क्रियान्वयन एक ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद में अगला पॉइंट आप लोगों के लिए हमने ये लिखा है कि भाई विवादों के निपटानों में विलंब हो रहा है। देखो न्यायालय क्या कर रही है, आज अपना काम छोड़ दिया उसने, और वो क्या कर रही है, मुकदमेबाजियों के चक्कर में फंस रही है। यहाँ पर सिंपल बताया कि भाई जनहित याचिकाओं के कारण न्यायालय यानी विशेषकर उच्चतम न्यायालय का कार्यभार बढ़ गया है। अब वो जनहित याचिका यानी PIL उसको भी देख रही है, उसके भी फैसले सुना रही है, और जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं उसको भी, जिसकी वजह से साधारण विवाद जो है उसे निपटाने में विलंब हो रहा है। उच्चतम न्यायालय विवाह, विरासत, व्यापार, पारिवारिक संपत्ति, कृषि भूमि, हत्या और अन्य आपराधिक मामलों को लेकर हजारों केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो क्या है पेंडिंग में चल रहे हैं, परंतु न्यायपालिका क्या कर रही है, कई बार अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए इस तरीके से काम कर रही है। वो बार बार ही जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उसमें इंटरफेरेंस कर। सो गाइस इसमें एक चीज़ बताया गया है कि एक केस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्त्री है, उसके पति की हत्या हो गई या फिर उसने उसको छोड़ दिया है, अब वो उसके साथ नहीं है, लेकिन अब जो है उस स्त्री का रहना मुश्किल हो रहा है, निर्वाह के लिए उसे भत्ता चाहिए, और उच्चतम न्यायालय जब ऐसे मामलों का निपटारा करेगी तो वो और केस कब लड़ेगी, और केस की सुनवाई कब करेगी, जो पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग में चल रहे हैं। सो गाइस यही चीज़ें इसके अंदर आप लोगों के लिए बताई गई है। और जो इसमें लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के लिए कहूँगा कि भाई न्यायपालिका का स्वतंत्र होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यायपालिका का दबंगपन जो है ये ठीक नहीं है। इससे जो हमारी संवैधानिक स्थिति है सकती है, और संवैधानिक जो है फैसले हैं वो भी कई बार प्रभावित होते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चले गाइस, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो ये वीडियो इतनी रहेगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की ID पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम ID है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है, जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग SOL सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि SOL के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे